ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो कल वीडियो नहीं आई प्लेज के लिए, तो सॉरी। कुछ काम था। पीछे आपको दिख रहा है डिजिटल बोर्ड, तो वो लगवाया गया आप लोगों के लिए, बट अभी भी सेटअप पूरा नहीं हुआ है। लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो जैसे वो पूरा होता है फिर हम बोर्ड के ऊपर आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 को करेंगे और बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को करने वाले हैं। एक बेस्ट वे में रिवाइज करेंगे। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट को मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। आज का चैप्टर है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। 4th चैप्टर है ये हमारा, क्लास 12th का फिजिक्स टर्म फर्स्ट के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जब भी कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा या फिर कोई एक मैग्नेट होगा, जैसे कि बार मैग्नेट है, तो उसके चारों ओर का स्पेस जिसमें उसका जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, उसको फील किया जा सके, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट या इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। इससे डिनोट करते हैं, इसको बी वेक्टर से शो करते हैं। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। एंड एसआई यूनिट जो होती है इसकी, वो क्या होती है? टेस्ला होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज की, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज मतलब कि जब भी कोई एक चार्ज हो, जब भी कोई एक चार्ज हो और वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, तो उस पर एक फोर्स लगती है। एंड वो फोर्स किसके द्वारा गिवन होती है? वो कुछ इस तरीके से गिवन होती है, ठीक है। कैसे? एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स, जो पार्टिकल चल रहा है, मूव कर रहा है, वो हो गया क्यू आप लोगों के पास। एंड वी वेक्टर मतलब वी उसकी वेलोसिटी है, एंड बी जो है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो फोर्स है वो इस तरीके से गिवन होती है। अब यहाँ से आप लोगों को एक सिंपल चीज़ पता है कि जो क्रॉस होता है, क्रॉस को हम किस में ओपन करते हैं? क्रॉस को हम साइन में ओपन करते हैं, मतलब कोसाइन आप इसको बोलो, सॉरी, साइन में इसको ओपन करते हैं। तो मतलब क्रॉस जो है वो क्या बन जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा बन जाएगा। मतलब अगर हम बोलें कि v एंड b के बीच में थीटा अगर 0 डिग्री है, तो फोर्स 0 होगी। मतलब अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में v है, तो इसका मतलब उस पर कोई भी फोर्स उस टाइम नहीं लगेगी, ठीक है। टाइम नहीं लगेगी। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस की फोर्स और कब नहीं लग सकती है? कि अगर v 0 हो तो भी फोर्स 0 होगा, अगर b 0 हो तो भी फोर्स 0 होगा। तो आप लोगों के पास केस मैंने यहाँ पे बना के लिखे हुए हैं कि अगर b 0 हो जाए तो भी फोर्स 0, q 0 हो जाए तो भी फोर्स 0, v 0 हो जाए तो भी फोर्स 0। एंड फोर्स कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। मतलब 90 पे जो है 90 डिग्री, मतलब साइन 90 जब होगा, मतलब v परपेंडिकुलर टू b होगा, तो मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी, ठीक है। चलिए, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कौन देता है भाई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? अभी हमने लिखा कि F क्या होता है? Q V क्रॉस B होता है। मतलब कि भाई V क्रॉस B, मतलब V और B एक प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के अंदर है, तो मतलब तीसरा एक वेक्टर बनेगा जो कि इनके परपेंडिकुलर होगा, जो कि इनके परपेंडिकुलर होगा, जो कि है एफ एम। एंड इसकी डायरेक्शन किससे गिवन हो सकती है? इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। किससे दे सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अभी हम आगे सारे रूल पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। बताइएगा जल्दी से, समझ में आ रही हैं चीज़ें? मतलब जिसमें v और b होगा आप लोगों के पास, मान लीजिए ये v है और ये b है, तो इसके परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एफ एम बोलेंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन दे सकते हैं। अब बात ये हुई कि आपके पास चार्ज पार्टिकल जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स इस v क्रॉस b के इधर जा रही होगी। मतलब अगर यहाँ पे है v और इधर है b, तो फोर्स होगी इधर, ठीक है। लेकिन 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 अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। इसलिए ये यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर फोर्स ऊपर है यहाँ पे और v क्रॉस b कहाँ पे है? नीचे है। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। v क्रॉस b के हिसाब से ऊपर होनी चाहिए, बट वो नीचे दिखा रहा है नेगेटिव के केस में।
आगे डायरेक्शन आप लोगों के पास किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है और फोर्स की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो कुछ रूल्स हैं आप लोगों के सामने, वो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार इन पे भी नज़र मार लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि जैसे आप लोगों के पास एक ये कंडक्टर है, इसमें मान लीजिए करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको थंब अपने करंट की डायरेक्शन में करना है एंड अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? राइट हैंड की। तो थंब शो करेगा किसको? करंट को, एंड कर्ल फिंगर शो करेंगे किसकी डायरेक्शन को? बी की डायरेक्शन को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर करंट नीचे जा रहा है तो आप थंब को नीचे करिएगा और डायरेक्शन जो होंगी फिंगर की वो बन जाएगी आप लोगों की किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हैं एंड अच्छे से समझ में आ रही है। अब ये हुआ राइट हैंड थंब रूल जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। एक होगा आप लोगों के पास राइट हैंड रूल, मतलब ये थंब रूल है और ये राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल मतलब इस तरीके से आप बोलोगे कि मतलब आप ऐसा करो, इसको पाम रूल बोल दो, राइट हैंड पाम रूल भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, मैं इसको अभी ये वाली जो कहानी है, ये वाली जो कहानी है इसको कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये रहा V और ये रहा B, मानना क्या है ये इस प्लेन के अंदर है, तो आपको क्या करना है? V क्रॉस B हम लिखते हैं, किससे लिखते हैं? V क्रॉस B। तो पहला वेक्टर V है, दूसरा वेक्टर B है, पहला वेक्टर V, दूसरा वेक्टर B, तो V से B की तरफ जाना, अंगूठा आपका जिस डायरेक्शन में होगा वो किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन है। वो किसकी डायरेक्शन है भैया? वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसकी डायरेक्शन है वो? डायरेक्शन ऑफ फोर्स है आप लोगों के सामने। क्लियर है? इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए, अब आता है आपके पास राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल आप लोगों के पास जैसे कि ये एक आप राइट हैंड है, यहाँ पे जो फिंगर की डायरेक्शन है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे। किसको शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। और अंगूठा किसको शो करेगा? वी को। मान लीजिए आपका वी इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो जो हमारा पाम है उसका एरिया वेक्टर जिस साइड होगा वो होगा फोर्स की डायरेक्शन। ध्यान से सुनो कि ये रहा आप लोगों के पास V और ये रहा आप लोगों के पास B, और यहाँ पे इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है? आपका तीसरा वेक्टर जो कि है फोर्स। तो यहाँ पे हमने किस किस की डायरेक्शन को पढ़ा है? एक तो फोर्स की डायरेक्शन को पढ़ा है और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पढ़ा है। किसकी डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पढ़ा है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आप लोगों को फोर्स के ये काम आएगा। आपको क्या करना? अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से अरेंज करना कि आपका जो थंब है, फर्स्ट फिंगर और फोर्थ फिंगर है, जो आपकी सेकंड फिंगर होती है हैंड की, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो थंब है वो क्या शो करेगा? फोर्स। इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं आई। एफ बी आई, एफ बी आई। आप कहीं पे देखोगे कि आई को वी भी बोल रखा होगा, सो घबराने की जरूरत नहीं है। एफ फोर्स, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट है, यहाँ पे आप लोगों के पास बी है, तो ये होगा इधर के आप लोगों के पास एफ। ठीक है, मतलब आप आई करो, आई तो नहीं, एल क्रॉस भी बोल सकते हो, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक फोर्स और हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? आई एल क्रॉस बी भी हम पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट की बात है आगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी डायरेक्शन हमने समझ लिया एंड आई होप कि डायरेक्शन अच्छे से क्लियर हो गई है। अब किसी प्लेन की बात करते हैं कि किसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और किसी प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो भाई जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा होगा उसको क्रॉस से शो करते हैं। इससे शो करते हैं, क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है, क्रॉस से शो करते हैं इस तरीके से, ये क्रॉस है। और अगर फील्ड बाहर आ रहा है, जैसे कि ये बाहर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है बाहर, तो अगर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब सॉरी, जब डॉट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब फील्ड बाहर आ रहा है। तो मतलब नोटेशन समझ में आ गई। अगर फील्ड अंदर जा रहा है तो क्रॉस साइन बनेगा, अगर फील्ड बाहर आ रहा है तो डॉट साइन बनेगा। ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, चलिए। अब देखिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यूनिट की बात करें या डेफिनेशन ऑफ बी की बात करें, हमने एक फोर्स का फॉर्मूला लिखा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हमने लिखा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, वो 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू इस कितनी 90 डिग्री, वी कितना हो? 1 हो, वी कितना हो? 1 हो। ठीक है, समझ रहे हो? या ऐसे मानो कि आप लोगों के पास V1 हो, Q1 हो, साइन थीटा जो है वो 1 हो जाए, इसका मतलब थीटा इज 90 डिग्री, तो F किसके बराबर होगा? एफ बी के बराबर होगा। तो वही होती है इसकी
डेफिनीशन ऑफ बी, वही होती है इसकी क्या, डेफिनीशन ऑफ बी। मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा सभी बच्चों को कि ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, फटाफट बताइए। चलिए अब आगे आता है यूनिट ऑफ बी। तो यूनिट भी हम यहीं से निकाल रहे होंगे। आपके पास एफ का फॉर्मूला है क्यू वी बी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बी निकालूँ तो फोर्स बाय क्यू वी बनेगा। तो यहाँ से बनता है आप लोगों के पास टेस्ला। क्या बनता है यहाँ पे आप लोगों के पास? टेस्ला बनता है। एंड अगर आप लोगों को जब ये फॉर्मूला पता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये फॉर्मूला पता है, तो आप यहाँ से इसकी क्या निकाल सकते हो? डायमेंशन भी ईजिली निकाल पाओगे। किसकी? बी की डायमेंशन आप इजीली निकाल पाओगे। तो वो होगी एम ए इनवर्स फॉर करंट, ठीक है, एंड टी इज फॉर टाइम, मतलब सेकंड में जो यूनिट मानते हैं हम टाइम की, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल, सॉरी नॉट प्रोजेक्टाइल, जो पाथ है किसी एक चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो कैसा होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जो कि इसके परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, अंदर जा रहा है, क्रॉस है ये, ठीक है। और इसमें एक चार्ज पार्टिकल जो कि प्लस का है विद वेलोसिटी वी के साथ इधर बढ़ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो भी राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप फिंगर को करो, तो आप देखो ध्यान से, मैं फिंगर को नीचे कर रहा हूँ, वी मेरा उधर जा रहा है, तो जो हमारा पाम है उसकी परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो होगा फोर्स, अंदर लग रही है। अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूँ तो भी फोर्स अंदर होगी, यहाँ पे चेक करूँ तो भी फोर्स अंदर होगी, यहाँ पे चेक करूँ तो भी फोर्स अंदर होगी। तो जिसकी वजह से इसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है। इसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ है तो इसका मतलब यहाँ पे दो तरह की फोर्स है। एक फोर्स तो कौन सी है? जो इसके ऊपर लग रही है, कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी से गिवन होती है। अब साइन थीटा में यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि फील्ड मेरा अंदर जा रहा है, ठीक है, और V इधर जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, एंड साइन 90 इज 1 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1। तो मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ क्यू वी बी को यूज़ करूँगा। और एक सर्कल बन रहा है, मतलब सारी की सारी फोर्स कहाँ लग रही है? सेंटर की तरफ लग रही है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब दो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दोनों इक्वल होंगी। तो दोनों को मैंने इक्वल किया। जैसे इक्वल किया तो यहाँ पे आर निकाल लिया। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द दिस सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो आर है, ठीक है। एम इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्यू इज द चार्ज वैल्यू, मतलब 1.6 जो भी 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों के पास आर। अभी आप लोगों को पता है कि जो मोमेंटम होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम 2km से भी लिखते हैं। के जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। किस क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर है? तो पी क्या होता है? 2km, के इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने पी बना रखा है, आर के सामने मैंने पी बना रखा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने आर की वैल्यू निकाली तो वो एम वी बन गया और नीचे क्यू बी हो गया। एंड मोमेंटम क्या होता है? एम वी ही होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे मैंने आर इज इक्वल टू पी लिखा और क्यू बी किया, और पी की वैल्यू इज √2km के क्यू बी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं आपका रेडियस, आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब इस सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? 2πr नीचे लीनियर वेलोसिटी, 2πr नीचे लीनियर वेलोसिटी। अगर आप ओनली 2π लिखते हो तो नीचे ओमेगा लिख देना। ओमेगा की वैल्यू इज कितनी? ओमेगा की वैल्यू इज v/r, आर चला गया ऊपर। क्लियर है? कई बच्चे पूछेंगे ना कि ये घूम तो एंगल पे रहा है, सर्कुलर घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो आप लिखोगे t इज इक्वल टू 2π, 360 हो गया, नीचे ओमेगा, एंड ओमेगा की वैल्यू इज 2π/v/r, आर चला गया ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। v की वैल्यू निकाल देना या r की वैल्यू रख देना ये वाली, तो आप लोगों के पास बन जाएगा दिस, t इज इक्वल टू 2πm/qb। एंगुलर स्पीड आता है आप लोगों के पास, सो स्पीड इज सिंपल वही 2π/t होता है, तो वही है, तो रख देते हैं।
फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब ये जो रोटेशन हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी आपको लोगों को निकालनी है, तो वो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/t होगा। F इज इक्वल टू कितना होगा, 1/t। F इज द फ्रीक्वेंसी, F इज द फ्रीक्वेंसी एंड T इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, ये होता है आप लोगों के पास। क्लियर है? तो आप लोगों के पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, एंगुलर स्पीड आ गई, टाइम पीरियड आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, मोमेंटम का भी जिक्र हो गया और साथ में आर भी हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं लिखी, तो आर वाले फॉर्मूले से ही आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। आर वाले फॉर्मूले से ही आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात ये हुई कि यहाँ पे केस था कि जब बी अंदर जा रहा था और वी ऐसे जा रहा था, तो मतलब यहाँ पे उन दोनों के बीच में केस मतलब एंगल कितना था, 90 डिग्री। लेकिन अगर 90 डिग्री एंगल ना हो तो फिर क्या सा पाथ बनेगा, यहाँ पे तो सर्कुलर पाथ बन गया है ना, यहाँ पे कैसा पाथ बन चुका है, सर्कुलर पाथ बन चुका है। अगर हम देखें कि भाई अगर बी इधर जा रहा है और जो वी है कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऐसे जा रहा है ये वी, मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो विद वेलोसिटी वी के साथ इधर जा रहा है, मतलब बी के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी कि जब भी हमने फोर्स लिखी थी जो कि क्यू वी बी साइन थीटा थी, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगती थी, उस पर मैक्सिमम फोर्स तब लगती थी जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब साइन थीटा कितना हो, 1 हो। तो मतलब जब मैक्सिमम फोर्स लगती थी तो वो कब लगती थी, जब यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो वेलोसिटी का। इसका मतलब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा जिसको हम वी पैरेलल नाम देते हैं, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हम वी परपेंडिकुलर नाम देते हैं। ठीक है, अगर मैं वी पैरेलल की बात करूं तो वो बनेगा वी कोस थीटा, अगर मैं वी परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो बनेगा वी साइन थीटा। कितना बनेगा, वी साइन थीटा बनने वाला है। ठीक है, अभी एक बात देखो भाई, अब फोर्स की बात करते हैं। अब v जा रहा है इधर, v जा रहा है इधर, ठीक है, तो इन पे फोर्स किस साइड लग रही होगी, बताओ। देखो हमने एक केस पढ़ा था कि जब थीटा इज कितना, जब थीटा इज 90 डिग्री, मतलब v और b के बीच में जब परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मतलब v और b परपेंडिकुलर हो, उनके बीच में थीटा 90 डिग्री हो, तो मैक्सिमम फोर्स लगती है, फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, मतलब इस वाले कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी। तो वेलोसिटी ऊपर जा रही है, बी इधर जा रहा है, बी इधर जा रही है, मतलब देखो तो फोर्स कहाँ लगनी चाहिए भाई, उधर की तरफ। मतलब देखो ऐसे है ना ये, ठीक है, ऐसे है ना ये, मतलब ये अंगूठा है हमारा जो कि वी दिखा रहा है, ये हमारी फिंगर जो कि बी दिखा रही है, और इसका जो पाम है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ इस पे फोर्स लग जाएगी, इस चार्ज पार्टिकल पे इधर पे फोर्स लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इधर वाला है इस पे फोर्स कैसे लगेगी भाई, बी पैरेलल है किसके, वी के, इधर वाला तो बिल्कुल पैरेलल है ना, तो उस केस में तो फोर्स 0 लगती है। तो मतलब कि भाई सर्कल बनने के साथ साथ, मतलब सर्कल बनाने के साथ साथ ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ भी बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी फॉर्म बन जाती है, ये फॉर्म बन जाती है आपकी हेलिकल पाथ बना देता है। ये कैसा बना देता है, हेलिकल पाथ, जिसको हम हेलिक्स फॉर्म भी बोलते हैं। कैसी फॉर्म बोलते हैं, हेलिक्स फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर, कैसी फॉर्म बोलते हैं भैया इसको, हेलिकल फॉर्म भी बोलते हैं। सो आई होप कितनी चीज़ें क्लियर है। तो भाई वी पर पैरेलल और वी परपेंडिकुलर मैंने बता दिए कैसे आए हैं। आर कैसे निकालेंगे, रेडियस, भाई रेडियस कौन बना रहा है, ये वाला कंपोनेंट बना रहा है ना, तो कॉमन सी बात है, जो पहले वाला हमारा वी आया मतलब आर आया, उसमें जो वी लिखा उसको परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लिख दिया, तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी हो गया। टाइम पीरियड इज कितना, 2 पाई एम क्यू बी, वही का वही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड कैसा है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर जो भी है हमारा वो लिखेंगे। परपेंडिकुलर इज कितना, परपेंडिकुलर इज हमारे पास दिस, देखो ध्यान से, T इज इक्वल टू 2 पाई आर हमें लिखना था, नीचे लिखना था V परपेंडिकुलर, तो R की वैल्यू ये रही, ठीक है, R की वैल्यू ये रही, तो ये बनेगा T इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू इज एम वी परपेंडिकुलर, नीचे वी परपेंडिकुलर पड़ा है हमारे पास, यही है ना, हाँ, और साथ में नीचे क्यू भी था, तो वी परपेंडिकुलर कट रहा है, सो सिर्फ क्या बचेगा आप लोगों के पास, ये बचने वाला 2 पाई एम बाई क्यू बी, मतलब टाइम पीरियड वही, सॉरी,
टाइम पीरियड वही का वही है आप लोगों के सामने, टाइम पीरियड वही का वही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और पूछी जाती है जिसको हम बोलते हैं पिच। क्या होता है, क्या पूछा जाता है? पिच। पिच होता है ये, जैसे एक सर्कल ये बन रहा है, दूसरा सर्कल जब बना है तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब ये क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। मतलब जब साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो साइकिल कंप्लीट करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन में या एक्स एक्सिस में या वी पैरेलल की डायरेक्शन में हमने, या मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमने जितना डिस्टेंस कवर किया वो होता है हमारे पास पिच। तो पिच इज कितना? पिच इज डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम से लिखते हैं। तो टाइम हमारे पास है ही है, ये रहा। और वी कितना है? वी इज, इधर वाला लिखेंगे तो वी वो पैरेलल है, वो पैरेलल आ जाएगा। ये आ गया आप लोगों के पास पिच का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास कि मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालनी है। किसके ऊपर निकालनी है? ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बट अभी पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्लेन लिया, इस प्लेन के अंदर यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें ये इसमें से करंट जा रहा है आई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, मतलब शीट है, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है तो इसके इधर, मतलब इस वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ जा रहा है। इसका सारे का सारा वेट किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, जिसको हमने mg से लिख दिया। और इसकी लेंथ कितनी ली? l ली। ठीक है, इतनी चीज़ें मान ली। अभी कॉमन सी बात है भैया कि इसके अंदर अगर करंट जा रहा है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। और करंट किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमने लिखा द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो कितनी होगी? v क्रॉस b तो होता ही है, साथ में e आ गया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही लिखेंगे जिन पे लग रही है, तो वो माइनस e आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब एक बात देखो, ये हमने किस पे लिखी है? ये हमने लिखी है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। हम पूरे के लिए लिखे तो पूरे के लिए इसके वॉल्यूम की बात होगी, तो वो कैसे लिखेंगे? एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, साथ में जो भी नंबर डेंसिटी होगी n। n कौन है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम होता है आप लोगों के पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया NaL, समझे? अभी हमने लास्ट लेक्चर में, मतलब जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा उसमें पढ़ा था कि I इज इक्वल टू क्या होता है? ANEVD होता है। तो यहाँ पे ANEVD ये क्या बन चुके हैं आप लोगों के पास? I बन चुके हैं। तो ये बन जाएगा दिस, FM इज इक्वल टू IL क्रॉस B। FM IL क्रॉस B, क्योंकि इतना पोर्शन ANEVD की जगह किसने ले ली है? I ने। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो मतलब FM कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। मतलब फोर्स अगर कंडक्टर की ऊपर बात करेंगे तो वो ILB साइन थीटा होगी। अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर बात करेंगे तो वो कैसी होगी? वो होगी आप लोगों के पास F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। एन की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब आगे चलते हैं बायट सावर्ट्स लॉ। बायट सावर्ट्स लॉ क्या होता है? बायट और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे ये, एक का नाम बायट, एक का सावर्ट्स था। ठीक है, दोनों ने मिलके क्या बताया कि एक जो करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, और एलिमेंट भी बहुत छोटा, तो उसकी वजह से उन्होंने किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को बताया। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक ये लेंथ एलिमेंट लिया, कुछ भी लेंथ एलिमेंट है, ये कोई भी शेप है, और इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लिया, इतना सा लेंथ एलिमेंट का। इसमें से पूरे में से करंट जा रहा है, पूरे में से क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। और इस करंट जाने की वजह से ये कोई एक मतलब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। लेकिन ये यहाँ पे कुछ अलग सी बात कर रहा है। अलग सी क्या? कि छोटे से लेंथ को कंसीडर कर रहा है और उसमें से जाने वाले करंट के बाद, करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। कॉमन सी बात है कि हमें क्या करना है? अंगूठा अपने करंट की डायरेक्शन में करना और फिंगर को कर्ल करना है। तो यहाँ पे फिंगर अंदर की तरफ जाती दिखाई देंगी इस साइड के पोर्शन में। इतना क्लियर है? ठीक है, इस साइड के पोर्शन में फिंगर अंदर जाती दिखाई देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, जो कि ये पॉइंट P है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज R।
अब सबसे पहले हमें लेंथ एलिमेंट बनाना होता है, उसकी डायरेक्शन बनानी होती है जो हमने कंसिडर किया था। उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे बनती है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं उस लेंथ के साथ। तो टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ये बन गया कि आप लोगों के पास एक लेंथ एलिमेंट का वेक्टर। तो मतलब लेंथ एलिमेंट और आर के बीच में एक एंगल बन गया जो कि कितना है, थीटा वेक्टर है। तो बाइट-सावर्ट्स ने क्या बोला भी, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से हम जो फील्ड निकालना चाह रहे हैं डी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वहाँ उसमें से जाने वाले करंट के, उसकी लेंथ के, और साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा कहाँ कहाँ का, आर और इसके बीच में, एल के बीच में, मतलब लेंथ एलिमेंट का जो वेक्टर है उसके बीच में, एंड साथ में उनके बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड पॉइंट पी। ठीक है, तो मतलब उन्होंने बोला कि डी बी को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कौन है, वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एंड आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर से लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है और बताया कि जो डी एल वैक्टर है उसको कैसे शो कर सकते हैं, विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बोलते हैं इसको, विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमेशा इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन की तरफ होगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं लेंथ एलिमेंट लेता तो इसमें से करंट अगर इधर जा रहा है तो इधर ही इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन भाई क्या होगी, देखो यहाँ पे डी एल और आर का क्रॉस हो रहा है, डी एल और आर का, तो डी एल ये रहा और आर क्रॉस ये रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल से, मतलब डी एल से आर की तरफ जाना है, तो एल से आर की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा डायरेक्शन ऑफ डी बी, मतलब डी बी इज अलोंग डी एल क्रॉस आर एंड डी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ डी एल इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये कब होगा, डी बी जब 0 होगा जब ये किस में होगा, प्लेन ऑफ द पेपर में होगा, मतलब उसके पैरेलल होगा। ठीक है, और डायरेक्शन इस तरीके से दे रहे होंगे हम। ठीक है भैया, बताइए जल्दी से डायरेक्शन का, अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब वेक्टर है एक डी एल, वहाँ से जाना आर पे, तो अंगूठा आपका नीचे की तरफ है। ठीक है, अब कहीं कहेंगे कि डी एल से आर पे क्यों नहीं गए, तो एंगल बहुत बड़ा कवर हो जाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो थीटा लार्ज होगा, क्या होगा, थीटा लार्ज होगा भाई। तो लार्ज हमें नहीं करना है, हमें स्मॉल एंगल कंसीडर करना ना, स्मॉल एंगल हमें कंसीडर करना है। कौन सा एंगल कंसीडर करना है, स्मॉल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास बायट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन, और एक ही एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस के अंदर, तो उसी को करते हैं। एप्लीकेशन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। इसमें हम एक्सिस की भी बात कर लेंगे और सेंटर की भी बात कर लेंगे कि जो सर्कुलर लूप हम ले रहे हैं उसके सेंटर पे कितना है फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें, देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, हमने एक रिंग लिया। ठीक है, मतलब रिंग नहीं, मतलब सर्कुलर लूप लिया जो कि इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब सामने का व्यू आपको दिख रहा है, और उसमें से ये इसका एक्सिस है जिसको हमने एक नाम दिया, कुछ भी एक्स एक्सिस नाम दिया, और इसके ऊपर किसी एक पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड, और इसका यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इज कितना, एक्स है। एंड जो ये सर्कुलर लूप है इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कोई एक लेंथ एलिमेंट लेंगे छोटा सा, जिसका नाम हमने रखा ए बी। तो इसका लेंथ एलिमेंट का जो एरिया लेंथ वेक्टर होगा वो कहाँ पर होगा, सबसे पहली बात, इसमें से करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद कि भाई अगर हम देखें कि ये लेंथ एलिमेंट जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक आपको फील्ड निकालना है, तो इसको हमने नाम दिया आर। तो इस आर की वैल्यू कितनी हो गई, इस आर की वैल्यू हो गई आप लोगों के पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गई, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पॉइंट पी पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसा होगा, कॉमन सी बात है कि करंट अगर इधर ऐसे जा रहा है तो आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा करो और फिंगर को घुमाओ, तो फिंगर यहाँ से बाहर आ रही होंगी। तो अगर बाहर आ रही है तो इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन इज दिस, मतलब कि ये आर वेक्टर और एल वेक्टर
मिलके जो प्लेन बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा कौन, ये डीबी। ये हम बाइट सेवर्ट्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखने के यहाँ पे कि भाई जो ये लेंथ एलिमेंट है और जो ये आर है, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल इज कितना, 90 डिग्री का एंगल। आप चेक कर सकते हैं खुद से। जैसे ये रिंग है, इसको मैंने यहाँ पे रखा तो इसमें लेंथ एलिमेंट है जो कि इस तरीके से है, ठीक है। तो जो आर है वो बिल्कुल मतलब ऐसे देखो, आप साइड लुक देखो उसका, तो उनके बीच में एंगल आपको कितना दिखेगा, 90 डिग्री दिखने वाला है। इसलिए हम बाइट साइवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग 4 नॉट अपॉन सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा के साथ, और मतलब फाई के साथ यहाँ पे क्या रख देते हैं, 90 रख देते हैं, और नीचे आ जाता है आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर कौन है, ये रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये डीबी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। ये डीबी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। भाई ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये वाला पार्ट कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं कि थीटा है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो कॉमन सी बात है कि ये छोटा पार्ट जो बच गया ये भी कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा इस कितना बनेगा, थीटा बनेगा। हो गया हमारा काम, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, अब आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ये डी बी एस को दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया, एक डी बी एक्स में और एक डी बी परपेंडिकुलर में, ठीक है। तभी तो ये हम चीज़ें जो ये 90 माइनस थीटा लिखा है, जो 90 लिखा है और थीटा लिखा है, ये तभी तो लिख पा रहे हैं जब इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एक डी बी एक्स और एक डी बी परपेंडिकुलर, इसकी वजह से। अब एक अगर मैं यहाँ पे ए बी मान लूँ, नया ए बी मान लूँ, मतलब नई डी एल ले लूँ, तो उसका जो बेस कंपोनेंट होगा वो इस साइड जा रहा होगा, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इस साइड जा रहा होगा। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से ही हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो डी बी है वो रिजोल्व होता है दो कंपोनेंट डी बी एक्स एंड डी बी परपेंडिकुलर में, जिसमें से डी बी एक्स जो है वही हमारा काम करेगा, डी बी परपेंडिकुलर तो एक दूसरे को कट कर देंगे अगर हम पूरे के लिए काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू बी इज इक्वल टू डी बी कोस थीटा। डी बी कोस थीटा है आप लोगों के सामने। तो डी बी की वैल्यू हमें पता ही है, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र जो कि यहाँ से आ चुकी है हमारे पास। एंड कोस थीटा कैसे आएगा, देखो भाई ये आप लोगों के पास क्या है, एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो कोस कैसे लिखेंगे, बेस इज आर, हाइपोटेनस इज आर स्क्र प्लस सॉरी कैपिटल आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र का 1/2। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रखा, अब इंटीग्रेशन किसकी होगी भाई, इस लेंथ, इसकी लेंथ को जोड़ रहे हैं ना, तो इसी की इंटीग्रेशन होगी, इसी को जोड़ रहे हैं। तो डीएल को अंदर रख देंगे और बाकी सबको कर देंगे बाहर। जैसे हमने डीएल को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलता है, ये पूरे की सरकमफ्रेंस मिलती है, तो क्या बनेगी 2 पाई आर बनने वाली है। तो वो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, ठीक है। ये तब है जब एक सिंगल टर्न की हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर बहुत सारी टर्न एन टर्न्स हैं तो हम यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर बात करें सेंटर पे, अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो सेंटर पे क्या होगा कि फील्ड यहाँ की बजाय यहाँ पे निकालना है, यहाँ, तो इसका मतलब ये 0 हो गया पूरे का पूरा पोर्शन। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें ये x कर दो 0, तो जो भी बचेगा उसको सोल्व करो और आपके पास आ जाएगा आंसर कितना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज दिस। ये टर्न्स के लिए है, अगर टर्न्स नहीं बोली गई है, मान लीजिए उन्होंने n1 बोला है, तो आप लिखोगे सीधा सिंपल सा ही म्यू नॉट आई अपॉन 2r आप बोलने वाले, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे। एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है, जैसे हमने इससे पहले गॉस थ्योरम की थी, कुछ उसी तरीके का है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। बट यहाँ वहाँ पे चार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ पे करंट की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, करंट जा रहे हैं, यहाँ पे क्या जा रहे हैं, करंट जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे आई जा रहे हैं, टोटल नहीं बताया हमने, बस बोल दिया कि बहुत सारे आई यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई एक सरफेस एरिया लिया हुआ है, ठीक है, कोई एक सरफेस एरिया, जैसे चाय की छलनी जो होती है, चाय छानने की जो छलनी होती है वैसा टाइप का, ठीक है। और
उसमें से ये वायर नहीं करंट जा रहा है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बोला, इन्होंने बोला द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉमन सी बात है कि जब करंट जाएगा तो चारों ओर फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, चारों ओर फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। थंब आपको अंगूठा जो है वो आपका करंट की डायरेक्शन में करना, फिंगर को घुमाना है, तो फिंगर को कर्ल किया तो डायरेक्शन मिल गई किसकी, बी की। अगर मैं यहाँ पे इतनी सी लेंथ ले लूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ डी एल, तो इस पर कितना फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलोगे बी है। मैं बोलूँ यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे यहाँ पे डी एल लेंथ है और यहाँ पे भी बी है। तो टोटल का पूछूँ तो आप बोलोगे इंटीग्रेट कर देता हूँ, यही होगा ना। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। मतलब किसके इक्वल होगा, बी डॉट डी एल जो है वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स होगा जितना टोटल करंट यहाँ से जा रहा होगा। मान लीजिए कुछ करंट इधर जा रहा है और कुछ इधर आ रहा है, तो टोटल करंट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 5 इधर जा रहा है 2 इधर आ रहा है, तो अपोजिट हो गया, तो 5 - 2 मतलब 3 की वजह से यहाँ पे बी डॉट डी एल बन रहा है। तो ये होता है आप लोगों के पास ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, समझ में आ गया। और हर एक चीज़ पे आप देख लेना कि मान लीजिए आपका फील्ड यहीं पे जा रहा है, फील्ड तो यहीं पे घूम रहा है ना, जैसे ये डायरेक्शन आप लोगों के पास, तो कहीं पे चेक कर लेना, इस बी के साथ साथ ही आपकी क्या होगी, लेंथ एलिमेंट होगा DL। क्या होगा, लेंथ एलिमेंट होगा DL। कॉमन सी बात है, आपने यहाँ पे एक क्या लिया, एक DL लिया, इस DL का वेक्टर कहाँ पे होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मतलब इनके बीच में जो थीटा आने वाला वो 0 डिग्री आने वाला, मतलब वो एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी है एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज पाथ बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी के, मतलब DL वेक्टर के, बी वेक्टर इज पैरेलल टू DL वेक्टर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ वो किस चीज़ पे और डिपेंड कर सकता है। एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स गुड फॉर ए क्लोज पाथ ऑफ एनी साइज शेप अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कुछ भी शेप हो सकती है, साइज कुछ भी हो सकता है, बस उसको क्लोज करना है। बिकॉज द रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब डिस्टेंस देखो एक सिंपल सा है भाई, ये डॉट डी एल जो दिया हुआ है इसमें कोई डिस्टेंस आ रहा है कि कंडक्टर से कितनी दूरी पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है उसके, सिर्फ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके क्लोज होने पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लोज होने पे। जब क्लोज होगा तो अच्छे तरीके से ये काम कर रहा होगा। क्लियर, चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो एप्लीकेशन दो है हमारे पास, एक सोलेनॉइड और एक टोरॉइड। तो पहले सोलेनॉइड पढ़ते हैं कि क्या होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो होता है वो एक क्लोजली वाउंड हेलिक्स होता है, और ये कैसा होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। मतलब एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली और उसको ऐसे लपेट दिया, बिल्कुल क्लोजली लपेट दिया, तो इसको निकाल लिया, इस चीज़ को, इस कोर को निकाल लिया, और जो वो रिंग बनता है वायर्स का, वो जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का रिंग बनता है वही बनता है हमारे पास क्या, सोलेनॉइड। कुछ प्रॉपर्टी हैं सोलेनॉइड की, जैसे कि सारे का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कोर में लाई करता है, मतलब सारे का सारा फील्ड अंदर की तरफ होता है। ठीक है, बाहर नहीं होता, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है, या फिर ये बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और बहुत ज़्यादा वीक होता है, स्ट्रॉन्ग अंदर की तरफ होता है। एंड एक चीज़ आप लोगों को दिख रही है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल पास पास है वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पे दूर दूर है तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे क्या होगी, लेस होगी। यहाँ पे कैसी होगी, मोर होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आपको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आपको निकालना है। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने लिया हुआ है सोलेनॉइड का। यहाँ पे डॉट आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहे हैं। हमने ये बात तो बोल दी कि मैग्नेटिक फील्ड सीधा जा रहा है क्योंकि कोर में ही लाई करेगा। ये क्रॉस और ये डॉट किसके हैं, फिर ये करंट को शो कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब करंट यहाँ से निकल कर और यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ पे एंटर कर रहा है। जब रिंग्स बनेंगी तो उस रिंग का जो आप साइड लुक देख रहे होंगे तो उसमें से करंट निकल के अंदर जा रहा है, निकल के अंदर, ऐसे निकल के अंदर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि एनक्लोज करना होता है। क्या करना होता है, एनक्लोज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गोजियन सरफेस लेंगे, सॉरी एम्पियर लूप लेंगे, एम्पियर लूप, या फिर आप इसको एम्पीरियन लूप बोल दो। क्या बोल दो इसको, एम्पीरियन लूप बोल दो। कैसा लिया ये हमने माना है रेक्टेंगुलर। कैसा माना है, रेक्टेंगुलर माना है। अब ध्यान से सुनना कि ये लेंथ हमने बोल दी L है और बाकी ये बोल दी ये विड्थ है W। ठीक है,
मैं एक चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को, अगर मुझे इस चीज़ के लिए क्या लिखना है, एसीएल लिखना है, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखना है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि इस लेंथ के लिए लिख दो सर, इसके लिए लिख दो, इसके लिए लिख दो और इसके लिए लिख दो। अरे भाई फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेंथ एलिमेंट ऐसे है तो इनके बीच में 90 डिग्री, और यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे भी कितना 90 डिग्री। तो डॉट को किस में ओपन करते हैं, क्योंकि ये बी डॉट डी एल होता है ना, ये बी डॉट डी एल होता है, डॉट को कोस में ओपन करते हैं, तो कोस 90 0, इसका मतलब इस और इस लेंथ के लिए 0 हो गया। बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है सोलेनोइड का, तो ये वाला पोर्शन भी 0, तो सिर्फ कौन सा पोर्शन कंसिडर करें, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ मैंने बता दी है। तो हम किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, ओनली ए बी के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बन गया बी एल। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी लेंथ है, उसी डायरेक्शन में आपकी लेंथ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल इज थीटा जो है वो 0 है, और कोस 0 इज 1 होता है, कोस 0 इज 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे बन गया आप लोगों के पास बी एल। ये किसके इक्वल होगा, हमने बोला था म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड के इक्वल होगा। एनक्लोज मतलब टोटल के इक्वल होगा। टोटल करंट कैसे बनाएंगे इसका, टोटल तो ऐसे बन सकता है ना कि जितनी यहाँ पे टर्न्स बनाई हैं, हमने ली हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें, उनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल टर्न्स है वो कैपिटल एन है, तो टोटल करंट कितना बन जाएगा, एन आई बन जाएगा। इसलिए हमने इसको लिख दिया बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल हो गया। अब यहाँ से हमने एल को भेज दिया एन के नीचे, तो ये बन गया म्यू नॉट एन अपॉन एल आई बन गया। तो कैपिटल एन बाय स्मॉल एल जो है वो कौन है, सॉरी हाँ, स्मॉल एल जो है वो कौन है, स्मॉल एन है, जो कि क्या है, नंबर डेंसिटी है। कौन है, नंबर डेंसिटी है आप लोगों के सामने। ठीक है, क्या है ये, नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है भाई आप लोगों के सामने। तो बस फॉर्मूला बन गया आप लोगों के सामने, एन बाई एल जो कि स्मॉल एन हो चुका है, और उससे फॉर्मूला बन गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर है। तो ये होता है आपका सोलिनोइड के लिए फील्ड, एंड आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करते हैं राइट हैंड को, वैसे ही यहाँ पे हमने राइट हैंड को करंट के लिए भी यूज़ किया है। फील्ड जा रहा है इधर, तो अंगूठा उधर ही किया, फिंगर्स आ रही है बाहर, तो यहाँ से बाहर आ रही है और यहाँ पे एंटर कर रही है, इसलिए क्रॉस लगा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है टोरॉइड। टोरॉइड कुछ भी नहीं है, जो आपका सोलिनोइड है उसके एक सर्कुलर फॉर्म है, तो वो टोरॉइड होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे ध्यान देते हैं इसके, इसका भी ऐसा ही होता है कि बाहर फील्ड 0 होता है, यहाँ पे फील्ड 0 होगा, और सुनो भाई ध्यान से, यहाँ पे फील्ड 0 होगा और यहाँ पे फील्ड 0 होगा, सिर्फ फील्ड यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये है डॉट, तो इसका मतलब यहाँ से करंट निकल रहा है और यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ पे एंटर कर रहा है ऐसे। ठीक है, रिंग्स कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे गोजियन नहीं, मैं बार बार गोजियन बोल रहा हूँ, एम्पियर लूप लेना होगा क्योंकि एनक्लोज करना है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लूप, यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई भी करंट एनक्लोज नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं इस फर्स्ट लूप को नहीं लूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूप लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरा सारा ही एनक्लोज हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया बात है। बट नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सुनो, अगर मैं एम्पियरियन लूप बनाता हूँ तीसरा, तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट कमिंग आउट है किससे, प्लेन ऑफ द पेपर में, वही किसके इक्वल होगा, एग्जैक्टली करंट गोइंग इनटू इट। मतलब जितना करंट बाहर आ रहा है प्लेन से, उतना ही करंट अंदर जा रहा है, वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 0 हो गया इसका मतलब, तो इसका मतलब ना तो हमारे पास ये लूप काम का और ना ही ये लूप काम का। हमें कहाँ पे लेना होगा लूप, यहाँ पे लेना होगा, मतलब इस टोरॉइड के सेंटर पे हमें लेना होगा, इधर इधर लेना होगा ये लूप। क्लियर है, चलिए, तो वही चीज़ है आपके पास कि अब हमें एम्पियरल लूप सेकंड कंसीडर करा, तो बी डॉट डी एल कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगा। एन आई मतलब अगर टर्न्स दे रखे हैं तो टर्न्स हम लिख लेंगे, तो टर्न्स हमें दे रखे हैं एन आई हो गया, और बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अरे भाई एक बात देखो, अगर मैं जो ये लूप बना रहा हूँ, ये जो लूप बना रहा हूँ एम्पियरल लूप, अगर मैं इसकी जो रेडियस है वो बोल दूँ कि वो कितनी है, स्मॉल आर है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 2 पाई आर बन जाएगी। ठीक है, तो 2 पाई आर
इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। अब n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, नीचे 2πr जो वो लेंथ है, तो मतलब ये भी कौन है, ये स्मॉल n है, तो वही फॉर्मूला आ रहा है सेम टू सेम। क्लियर है? तो टोरॉइड और सोलेनॉइड में सिर्फ शेप का फर्क आता है, टोरॉइड और सोलेनॉइड में सिर्फ और सिर्फ शेप का फर्क आता है, शेप का ही चेंज होता है। फॉर्मूला आपने देख रखा है, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि जो टोरॉइड सोलेनॉइड है उसमें अगर एंड्स की बात की जाए कि अगर कोई तुमसे पूछे कि एंड पे कितना फील्ड होता है, तो सेंटर से हाफ होता है, मतलब जो ये हमने लिखा है यहाँ पे हम इसको हाफ कर देंगे अगर एंड्स पे पूछा जाए, सीरो पे पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। हमने पढ़ा किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है, तो वो पढ़ लिया क्यू वी बी साइन थीटा। फिर हमने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगती है आई एल बी साइन थीटा। अब हम पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग वायर हैं हमारे पास, दोनों के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको अब फोर्स निकालनी है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे एक वायर है ए और ये वायर है दूसरी बी, इसमें करंट आई ए जा रहा है, इसमें करंट आई बी जा रहा है, दोनों के करंट सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। तो एक कॉमन सी बात है कि अगर मैं इस पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, अंदर जा रही होगी, जैसा कि हमने बना दिया है। इसको बी ए क्यों लिखा, क्योंकि ये इसकी वजह से फील्ड बन रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फील्ड है वो इसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें जा रहा है एक आई बी करंट, और ये आई बी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कंडक्टर है वो रखा गया किसके अंदर, बी ए के अंदर, तो मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स हमें पता ही है, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स आई एल बी लगती है, बिल्कुल लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर बी ड्यू टू करंट आई ए लिखेंगे, तो जो कि है बी ए। उस बी ए की वैल्यू कितनी होती है, उस बी ए की वैल्यू होगी हमारे पास म्यू नॉट आई ए अपॉन 2πd, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होती है। तो आर हमें दे नहीं रखा, हमें तो डी दे रखा, तो डी मान लेंगे, आई नहीं दे रखा तो आई ए दे रखा तो ए मान लेंगे। तो ये बी ए की वैल्यू है, रख दी। चलो अब इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, हमें पता है कि वो लगेगी आई बी एल बी ए लगेगी। साइन थीटा क्यों नहीं आ रहा भाई, जो लेंथ है और जो बी है उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो साइन 91 हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिखा आई बी एल बी ए लिखा। क्योंकि करंट कौन सा है, आई बी जा रहा है इसमें से, किस मैग्नेटिक फील्ड में है, ये बी ए में है, कितनी लेंथ पे है, एल लेंथ पे है, तो बी ए को यहाँ पे रखेंगे, बी ए को रखा तो ये बन गया। अब एफ, ये वाली जो लेंथ हम इसके नीचे रख देंगे, तो एफ बाय एल जो हो गया वो हो गया म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2πr, आर को बोल दो डी, आर को डी ही तो बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमने एफ बाय एल लिखा ये कौन है, फोर्स, नीचे आप लोगों के पास लेंथ, तो इसको लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि इसमें से फील्ड मतलब इसकी वजह से जो फील्ड बन रहा है उसको लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें से करंट आई भी जा रहा है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो यहाँ पे कैसा होगा, डॉट होगा, ऊपर आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा। करंट इसमें से ऐसे जा रहा है, करंट इसमें से ऐसे जा रहा है। आपको सिर्फ क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, आपको सिर्फ क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट हैंड पाम रूल है। अगर मैं इस वायर की बात करूं तो फील्ड नीचे जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, तो थंब बना दिया, और जो मेरा पाम है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, जो कि किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। सेम इधर करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, आप लोगों के पास करंट कैसा जा रहा है, इधर जा रहा है, तो और फील्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड का जा रहा है ऊपर, सॉरी एक मिनट रुकिए, इसकी वजह से करंट इधर जा रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी होगी, ऊपर की तरफ आ रही होगी, मतलब यहाँ पे जो है डॉट होगा, यहाँ पे कैसा होगा, डॉट होगा भाई हमारे पास, ठीक है। फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। फील्ड अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो हमने ऊपर किया, बट ये थंब जो है ये इधर जाना चाहिए, तो थंब इधर चला गया,
फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो इधर लग गई फोर्स। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर करंट है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर अपोजिट होंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होंगी। ठीक है, तो वही डायरेक्शन बता दी है, कैसे आपको फॉर्मूला निकालना है वो बता दिया है। अगर आपको इसके ऊपर निकालना है तो आप सिंपली लिखोगे, पहले कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन किसके ऊपर, ए ड्यू टू बी, तो आप कैसे लिखोगे, करंट कौन सा है, आई ए है, लेंथ होगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, जो बी बी है उसको कैसे लिखोगे, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाए, आप डी से ही लिखोगे, तो सेम पुट कर देना, वैल्यू वही आने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों के पास फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी भाई, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ये भी मैंने बता दिया। एंड मैंने बोला है कि नोट्स को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी 99% कवर हो जाती है, तो अवॉइड करिएगा। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो अवॉइड करिए उसको, एनसीईआरटी को और इनको पढ़िए। ठीक है, एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इन नोट्स को पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ अवॉइड नहीं करनी है, कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं करनी है। ठीक है, सबसे अब आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। देखो, आप लोगों के पास एक करंट लूप है, ये भी एक करंट लूप है और ये भी एक करंट लूप है। इसमें करंट जो है वो कैसा है, इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें जो है वो कैसा है, वो है क्लॉकवाइज। इसमें करंट इज कैसा, क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज। अब सिंपल सा तरीका है भाई, अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि इसमें से फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। भाई राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आप सीधा सा क्या करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपका फिंगर देखो लूप में से बाहर आ रहा है, आपका फिंगर जो है लूप में से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस होगा। एंड जिस पोर्शन से क्रॉस मिल रहा है आपको, मतलब फील्ड बाहर आता है, तो वो तो नॉर्थ पोल होता है ना। हाँ, इसी तरीके से ये वाला कौन सा बन जाएगा, फिंगर कहाँ जा रही है, उधर जा रही है, तो इसमें फिंगर अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डॉट होगा, तो मतलब ये कौन है, ये साउथ फेस बन गया, क्योंकि जिसमें फील्ड जाता है वो साउथ फेस होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो ये तो मैग्नेटिक डाइपोल है, बट एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी हम पढ़ रहे होंगे, जिसको हम किससे शो करेंगे, एम से शो करेंगे। एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। डायरेक्शन हमेशा जैसे हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल की होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी कैसी है, साउथ टू नॉर्थ है। मतलब अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछने लग जाऊँ कि एम की डायरेक्शन क्या है, तुम बोलोगे अपवर्ड है, यहाँ पे कैसी है, अपवर्ड है, परपेंडिकुलर अपवर्ड, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्रॉस बोल दोगे और यहाँ पे आप डॉट बोल दोगे। क्लियर है चीजें, चलिए बेटा, तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों करवाई गई, ये इसलिए करवाई गई क्योंकि जब हम अब टॉर्क को पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करने वाली है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस कि अभी करंट लूप है और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया हमने नॉर्थ और साउथ से, और ये करंट लूप है। ठीक है, बट मैं पहला केस ये ले रहा हूँ कि जो एम है और जो बी है वो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मतलब बी तो ऐसे जाएगा, ये तो सबको पता है। अब करंट इसमें से अगर ऐसे जा रहा है, अगर करंट इसमें से क्लॉकवाइज जा रहा है, तो भाई क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला फेस जो है हमारा वो साउथ है, और दूसरे वाला फेस जो है नीचे की तरफ वो नॉर्थ है, तो इसका मतलब जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन इस कैसी, साउथ टू नॉर्थ है, तो मतलब वो नीचे की तरफ है। यही कॉमन सी बात है। ये एक कॉइल है, ये इसका फेस साउथ हो चुका है, ये नॉर्थ हो चुका है, तो साउथ से नॉर्थ ही जाएगी कौन, साउथ से नॉर्थ जाएगी आपकी कौन, एम। बी आपका इधर जा ही रहा है, तो उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है, चलो, तो अगर मैं इसका साइड लुक देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अगर एल और बी के बीच में एंगल सेम है, मतलब वो सेम, मतलब बिल्कुल जीरो या फिर 180 है, तो उन पे फोर्स नहीं लगेगी, उन पे फोर्स नहीं लगने वाली। तो जब यहाँ की बात करते हैं तो ये सेम वही केस होता है कि यहाँ पे बी ऐसे ही जा रहा है,
लेंथ भी आपकी ऐसे ही है। यहाँ पे बी ऐसे जा रहा है, लेंथ आपकी ऐसे है, ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों केस में कि यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स नहीं लगने वाली, यहाँ पे फोर्स नहीं लगने वाली, तो फोर्स कहाँ पे लगेगी? सिर्फ इन ब्रांचेस पे। क्यों? क्योंकि फील्ड ऐसे जा रहा है, आपकी जो लेंथ है वो ऐसे है, फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, आपकी लेंथ जो है वो ऐसे है। क्लियर है ना? चलो, तो इसलिए हमें फोर्स दिख रही है इन ब्रांचेस पे। सामने का व्यू अगर देखते हैं, इसके यहाँ से अगर हम देखते हैं सामने का व्यू, तो हमको एक फोर्स दिखती है ऊपर की तरफ, एक फोर्स दिखती है नीचे की तरफ, जिसका साइड लुक हमने बना रखा है। मतलब आप एक तरह से फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, m जा रहा है नीचे की तरफ, b जा रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? a/2 है, ठीक है। तो जब दो फोर्स लगती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, तो वहां पे आ जाता है टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स हो गई है 0, तो यहाँ पे आ गई टॉर्क। क्या होगी? दोनों फोर्स, कोई भी एक फोर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड, तो आई बी, बी लिखा हमने। आई तो करंट हो गया, बी कौन है? लेंथ है। ये कितनी दे रखी है? दिस। कैपिटल बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड साथ में डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो वो कितना? ए। तो ये हो गया ए, ये बन गया आई कैपिटल ए। कैपिटल ए कौन है? बी इंटू ए हो गया, तो वो एरिया बन गया ना किसका? इस लूप का एरिया बन गया। इस लूप का क्या बन गया? एरिया बन गया। सो इट इज ए इज इक्वल टू बी ए, इज कैपिटल ए इज इक्वल टू बी ए बन गया हमारे पास, ठीक है। चलो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। दूसरा केस करते हैं, अगर ये थोड़ा सा घूम जाए, अगर ये थोड़ा सा घूम जाए, मान लीजिए अभी के लिए आपने साइड सामने का लुक देखा था, तो बी कैसा था? ऐसे था, बिल्कुल सामने का लुक देख रहे हो आप, ठीक है। मतलब ऐसे देखो थोड़ा सा, बिल्कुल सामने का ऐसे था। अगर मैं बोलूँ कि ये सामने का लुक थोड़ा सा ऐसे हट जाए, तो बी भी आपका एडजस्ट हो रहा है साथ के साथ। सॉरी, नॉट बी, इट्स एम। तो सॉरी, मैंने अगर बी बोला तो अवॉइड करना, एम होगा। मान लीजिए आपका एम सीधा जा रहा था पहले, और बी आपका इधर जा रहा था, परपेंडिकुलर थे, लेकिन अगर ये थोड़ा सा मूव कर जाए, तो एम शिफ्ट हो गया, बी तो वैसे का वैसी है, ठीक है। वैसा ही केस कर रहे हैं हम कुछ एम पे। ये कहता है कि दूसरा केस, कि व्हेन एम वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द बी, मतलब कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा कि एम आपका शिफ्ट हो गया है, बी के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है अभी? बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो सेम टू सेम वही चीज करनी है अभी भी आपको। आइदर फोर्स लिखनी है, उसका मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हुआ? आई बी बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब देखना है उनके बीच में, आपको कितना डिस्टेंस देखना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, मतलब आप लोगों को ये डिस्टेंस निकाल देना है। तो जब आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, तो वो बनेगा ए साइन थीटा। तो आई, ए और बी बन चुका है कैपिटल ए, तो आई कैपिटल ए कैपिटल बी साइन थीटा। तो आई इंटू ए क्या होता है? एम होता है, तो ये बन गया एम बी साइन थीटा। मतलब टॉर्क जो है वो हो गई एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गई, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप लोगों के पास हो गए, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप। चलो, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि जो ये टॉर्क लग रही है, ये बनती है एम बी साइन थीटा से, मतलब एम क्रॉस बी से बनती है। एंड एम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सी मतलब जो हमारा टाउ है, तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी होना ही है। एंड जहाँ पे क्रॉस आ जाता है, वो वेक्टर्स ही होते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? एम और क्रॉस के, एम और मतलब एम क्रॉस बी के साथ होगी, मतलब एम और बी जिस प्लेन में होंगे, भाई ये रहा आप लोगों के पास एम और ये रहा बी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हमें छोटा एंगल कवर करना होता है। तो एम से बी पे जाएंगे तो बाहर की तरफ है, मतलब इधर की तरफ है, मेरी तरफ, मेरी तरफ, आप लोगों की तरफ, ठीक है। तो इज इन द डायरेक्शन ऑफ एम क्रॉस। क्लियर है? तो ये था आप लोगों के पास टॉर्क, जब किसी एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर किस तरीके से टॉर्क लगती है, तो वो आप इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है गैल्वेनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? भी एक डिवाइस होती है जो क्या करता है? मेजर करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं, कि जब एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो उस पर एक टॉर्क लगती है, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे बताया गया है। कंस्ट्रक्शन आप लोगों के सामने है कि ये कैसे बना होता है। इसमें एक यहाँ पे स्केल होता है, ये एक पॉइंटर होता है, यहाँ पर ये मैग्नेट्स होते हैं, और ये एक सिलेंड्रिकल कोर होता है जिसके ऊपर ये वाइंडिंग की होती है हमने, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोर मतलब सिलेंडर की फॉर्म में
सिलेंडर जैसा होता है ना, हमारे घरों में सिलेंडर होता है जो, उसकी फॉर्म में ये कोर होता है, और उस पर हमने जैसे ये है, ये एक सिलेंडर हम मान लेते हैं और इस पर वायर को ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है, तो इसका साइड लुक हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कट बनाए हुए हैं, इनकी वजह से जो फील्ड बन रहा है, मतलब ये कॉनकेव शेप है, तो इनकी वजह से जो फील्ड बन रहा है वो यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसको पढ़ेंगे हम कि क्यों होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नीचे की तरफ हमने ये एक वायर ऐसे लगा रखी है, और ये लगी होती है किसके साथ, हेयर स्प्रिंग के साथ लगी होती है। किसके साथ लगी होती है, हेयर स्प्रिंग के साथ। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि क्या यूज होता है इसका, हेयर स्प्रिंग का, ठीक है, समझ में आ गया। एंड भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ये कोर होता है, ये किसकी हेल्प से लटकाया जाता है, एक फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप की हेल्प से लटकाया जाता है दोनों मैग्नेट्स के बीच में। मिरर भी यहाँ पे होता है जिसमें से हमें ये स्केल की रीडिंग को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होता है वो क्या करता है, विच नॉट ओनली मेक्स फील्ड रेडियल, मतलब वो सिर्फ रेडियल ही नहीं बनाता, बट ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो कोई तुमसे पूछने लग जाए कि सिलेंड्रिकल कोर क्यों यूज किया गया, तो तुम बोलना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। और दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब थ्योरी पे चलते हैं, होता क्या है इन एक्चुअल, कि भाई ये वायर्स हैं, इन वायर्स में से जाता है करंट, और इन वायर्स में से जब करंट जाएगा तो भाई एक तरफ से तो करंट आ रहा है। देखो इन एक्चुअल क्या होता है, हम कुछ एक पोर्शन से, चलो थोड़ा अंदाजा लगा के समझ ले। ऊपर से वायर आई, इस सिलेंडर पे ये वायर लटकी हुई है, तो वायर का जो दूसरा सिरा वो नीचे हेयर स्प्रिंग से लगा होता है। कहाँ से लगा होता है, हेयर स्प्रिंग से, ठीक है। तो जब भाई ये कोयल घूमती है तो वो हेयर स्प्रिंग भी रोटेट होता है, मतलब वो डीफॉर्म होता है, मतलब टॉर्क लग रही है, तो वो टॉर्क उसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हमने, जब हम करंट जो मेजर करना उसको पास करते हैं गैल्वेनोमीटर में से, तो उस पर एक टॉर्क लगती है, जिसको हम किससे देते हैं, एम बी साइन थीटा से। एम को कैसे लिखते हैं, एन आई ए से लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कैपिटल एन है, ये हो गया एन आई ए बी साइन थीटा। एंड यहाँ पे जो साइन थीटा है वो कौन है, मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो थीटा जो है वो 90 डिग्री बनने वाला। तो साइन को हम 90 करें यहाँ पे, तो ये बन गया 1, मतलब इसको उड़ा दो, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि एम और बी यहाँ पे क्या है, कैसे रहते हैं, हमेशा 90 डिग्री रहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बन गया टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। अब मैंने बोला ना, ये टॉर्क क्या करती है, स्प्रिंग को डिफॉर्म करती है। मैंने किसी चीज को डिफॉर्म किया एक टॉर्क लगा के, जो कि है एन आई बी, तो उस स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी ना, वो अपनी उसी शेप में आ जाएगा जब हम इसको छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो ये टॉर्क है वो उस कॉइल को रोटेट कर रही है, और जो स्प्रिंग उससे अटैच है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। काउंटर टॉर्क मतलब एक डीफॉर्मिंग, सॉरी नॉट डीफॉर्मिंग, इट्स रीफॉर्मिंग टॉर्क, और उसको आप बैलेंसिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस हो रही है। आप जैसे समझ सकते हो कि आप लोगों के पास एक साइकिल का पहिया रबड़ का पार्ट है, इसको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के भींच देते हो, तो ये बन जाता है कुछ इस शेप में, बन गया। ये आपने क्या किया, टॉर्क लगा दिया, लेकिन जब आप इस टॉर्क को हटाते हो तो अपनी उसी शेप में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो वैसा ही स्प्रिंग के साथ भी हो रहा है। तो वो टॉर्क कैसे दी होती है, वो के फाई से दी होती है। किससे दी होती है, के फाई से। फाई मतलब डिफ्लेक्शन, उसके अंदर कितने डिफ्लेक्शन हुए हैं या ट्विस्ट आए हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो दोनों इक्वल होंगी, दोनों इक्वल होंगी, तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल ली, और आई की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, ये बन गई के अपॉन एन ए बी और फाई बन गई। जो मैंने यहाँ पे के अपॉन एन ए बी की वैल्यू लिखी है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखी है। सो आप एनसीईआरटी चेक कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो कि उनमें जी को के अपॉन एन ए बी माना है। तो आई इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे जी। जी कौन है, ये कांस्टेंट हमने नाम दिया, तो हम बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या नाम बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं। तो ये बन गया आई इज इक्वल टू जी फाई। सो मीन्स कांस्टेंट अगर हटाते हैं तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। समझ में आ रहा है।
अब हम यहाँ पे अगर बात करें, जो ये के है ये कौन है? जो के है ये होता है टोरोजनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। मतलब अगर आप स्प्रिंग को एक लिमिट तक मोड़ देते हैं, मतलब उसकी एक लिमिट से भी पास कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके बाद तो स्प्रिंग दोबारा रिफॉर्म नहीं होगा ना, अपनी उसी पोजीशन को, मतलब अपनी उसी शेप को रीगेन नहीं करेगा। तो ये होता है टोरोजनल कांस्टेंट, मतलब इससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये होता है इसकी वर्किंग, जिसमें हम करंट को मेजर कर रहे होते हैं और करंट को इस तरीके से मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो कि बहुत सिंपल है। दो तरीके की सेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट करंट स्प्रिंग के अंदर, वो होती है करंट सेंसिटिविटी। वोल्ट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, तो वो होती है आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है ऊपर की तरफ, तो उसको पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो आपके पास मिलेगा क्या, एन ए बी अपॉन के। अगर आप वी की फॉर्म में करते हो, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी में करते हो, तो देखो वी को पहले हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर लिखना होगा। आर कौन है, वो रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल है। तो आई की वैल्यू लिखी, जैसे हमने आई की वैल्यू लिखी तो हमें मिला एन ए बी अपॉन के आर। यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि करंट जो है वो कितना है, करंट सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन के है, वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी एन ए बी अपॉन के आर है। इन दोनों में एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत बढ़िया। देखो, अगर आपको करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको टर्न्स इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही उस सिस्टम के अंदर फिक्स होगा, एरिया पहले से ही फिक्स होगा, तो आप क्या करोगे, टर्न्स बढ़ा सकते हो उसकी। तो जब आप टर्न्स बढ़ा रहे हो तो आप बोलोगे कि मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी, तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ रही है? हाँ और ना? तो भाई यहाँ पे सिंपल सा आंसर है ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस जो पहले आर है वो भी तो 2R हो रहा है। तो रेजिस्टेंस आर है वो भी तो 2R हो रहा है, मतलब वी एस के केस में, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में, अगर एन को आपने 2N कर दिया तो वो बन गया 2NAB अपॉन 2R। तो 2 से 2 कट रहा है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे आता है आप लोगों के पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। सिंपल है, गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो जब हमने इसे बड़ी रीडिंग के लिए यूज़ किया तो कई बार देखा गया कि जो गैल्वेनोमीटर है वो बंद हो गया, मतलब इन केस ऑफ गैल्वेनोमीटर। या हम उसको वोल्टेज के लिए मापने लगे तो सारे का सारा वोल्टेज ड्रॉप ही वहीं हो गया। तो मतलब इस वजह से हमें इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ा, किसके अंदर, एमीटर के अंदर और वोल्ट मीटर के अंदर। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि गैल्वेनोमीटर लिया, उसका रेजिस्टेंस है RG। तो मतलब ये पूरे का पूरा एक गैल्वेनोमीटर है। तो जब देखो मैंने बोला कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, अगर वहाँ से आपको करंट मेजर करना उसकी हेल्प से, तो इसका मतलब ये होगा ना कि इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो कम कब हो सकता है, अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें और इसकी वैल्यू कैसी हो, वेरी स्मॉल हो। कैसी हो, वेरी स्मॉल हो। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है कम। मान लीजिए जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 10 और इसका रेजिस्टेंस है 2, तो आप ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालो कितनी होगी, 10 इंटू 2 अपॉन 12, तो ये बना 20/12, मतलब ये बन गया 5/3। मतलब कितना टोटल रेजिस्टेंस जो को कितना कम हो चुका है, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 पॉइंट कुछ आने वाला आप लोगों के पास। मतलब पहले 10 था टोटल, अगर हमने 2 लगा दिया या 3 लगा दिया तो वो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब कम हो रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब करंट जो है ईजिली यहाँ से मेज़र कर सकते हैं हम। करंट यहाँ पे ईजिली हम मेज़र कर सकते हैं, और ये हीट भी नहीं होगा, हीट नहीं होगा तो बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो भैया आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, एमीटर के अंदर, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन इट्स पैरेलल। एंड अब एक चीज़ यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अब पूरी असेंबली जो है वो एमीटर बन चुकी है, पूरी असेंबली जो वो एमीटर बन चुकी है। एंड एमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर कैसे यूज किया जाता है, हमेशा यूज किया जाता है सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, भाई देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ से करंट आया आई और यहाँ पे करंट चला गया IG, मैंने ये बोल दिया, तो यहाँ पे करंट कितना हो गया, I माइनस IG। ठीक है, तो इस और इस में वोल्टेज सेम रहेंगी, तो वोल्टेज सेम रहेंगी तो यहाँ की वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं हम, IG RG लिख सकते हैं। हाँ, IG RG लिख सकते हैं। इसके इक्वल होंगी, इसके इक्वल होंगी, I माइनस IG और साथ में RS के इक्वल होंगी। हाँ,
तो यहाँ पे आर एस को आप क्या कर दो, यहाँ पे इस आर एस को आप क्या कर दो, निकाल लो, क्योंकि इसी को तो पुट कर रहे हैं तो इसी को हम निकाल रहे हैं। तो आर एस को कैसे निकालेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे और आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर में हमें ये चाहिए होता है कि सारे का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, अब रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारा 10 है, इस रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इसके साथ हमने कोई 3 का रेजिस्टेंस लगा दिया या 5 का लगा दिया, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इनटू इट्स सीरीज। ठीक है। अब सिंपल सा तरीका कि ये पूरी असेंबली बन गई वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल किसी भी सर्किट में। ठीक है, कैसे लगता है ये, किसी भी सर्किट में ये कैसे लगता है, उसके पैरेलल लगता है, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में लगता है। ठीक है। तो भी देखो यहाँ पे तो सिंपल लगेगा आपके पास फॉर्मूला, भाई यहाँ पे अगर करंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी एक वोल्टेज से आ रहा होगा जिसको हमने बोल दिया V। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो करंट इज IG और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RG प्लस R। ठीक है। हमें किसको निकालना है, जिसको हमने पुट किया है, हमने R को पुट किया कैपिटल को, तो हमने R को पुट किया। तो यहाँ पे बन गया V बाय IG और माइनस RG, बन गया फॉर्मूला। तो ये होती है कन्वर्जन किसकी, गैल्वेनोमीटर की। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर वो होता है 0 एंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है वो कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चन में मैंने ये बताया हुआ है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो किस किस कंडीशन में यूज होता है, किस किस कंडीशन में यूज नहीं होता है, क्यों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं, क्यों सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज करते हैं। ठीक है। एंड कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इन फॉर्मूलाज को आपने याद कर लेना है। ठीक है। और ये हो गया हमारा जो आज का चैप्टर है, ये हो गया फिनिश, चैप्टर नंबर 4। और जो आपका जो प्लेज है उसके अकॉर्डिंग आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब 3 चैप्टर रहते हैं जिसमें से एक चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, कल ही हम कर लेंगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को, इस सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। अगर सब कुछ अच्छा लगा है, समझ में आई है, तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।